उपचुनाव से उत्साहित एनडीए के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए 2025 के चुनाव में 225 सीट जीतने का लक्ष्य दोहराया। एनडीए के नेता 15 फरवरी से 25 फरवरी तक ये अभियान चलाएंगे और इस अभियान के साथ एक आधे घंटे की फिल्म दिखाई जाएगी जिसमें बिहार में 2005 से पहले और 2005 के बाद के बिहार को दिखाया जाएगा। फिल्म का नाम नीतीश कुमार का बिहार होगा। उपचुनाव की चारों सीटें जीतने के बाद एनडीए के नेता जबरदस्त जोश में हैं। इसकी तस्वीर पटना में दिखी। एकजुटता दिखाते हुए पटना में एनडीए के नेता एक साथ मीडिया के सामने आए। जेडीयू दफ्तर की इस तस्वीर को देखिए। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, एलजेपी आरवी के राजू तिवारी के साथ ही आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। जीत के लिए नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का लक्ष्य दोहराया। और जो हम लोग का लक्ष्य है 225, उस लक्ष्य को पार करना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए की रणनीति तैयार है। एनडीए पूरी ताकत और एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगा। एनडीए के नेता बिहार की जनता के बीच जाकर केंद्र और बिहार सरकार के विकास कार्यों को बताएंगे। साथ ही विपक्ष के दावों की पोल भी खोलेंगे। पूरे बिहार के जनता को एक अच्छा सा फिल्म दिखाएंगे कि 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। 225 का टारगेट पाने के लिए नए साल में एनडीए के नेता और कार्यकर्ता अभियान चलाएंगे। 15 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत बगहा से होगी। इस अभियान के साथ एक आधे घंटे की फिल्म भी दिखाई जाएगी जिसमें बिहार में 2005 से पहले और 2005 के बाद के बिहार को दिखाया जाएगा। फिल्म का नाम नीतीश कुमार का बिहार होगा। हर गांव से लेकर प्रखंड तक इस फिल्म को एक अभियान के तहत दिखाया जाएगा और बताने की कोशिश होगी कि 2005 के बाद बिहार कितना बदला है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। उपचुनाव के बाद एनडीए नेता एक साथ मीडिया के सामने आए जिससे यह साफ हो गया कि 2025 के लिए एनडीए की टीम तैयार है जिसमें बीजेपी, जेडीयू और चिराग की एलजेपी आरवी, वहीं जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम शामिल है। तो देखिए, एनडीए नेताओं ने बैठक के बाद 2025 में 225 सीट के टारगेट को दोहराया है, यानी कि इतनी सीटें उनको जीतना है। और इसको समझने के लिए देखिए, पिछले चुनाव के नतीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहले 2020 बिहार विधानसभा के नतीजे को देख लीजिए। देखिए 2020 में किसको कितनी सीटें मिली थी ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। बीजेपी 74, आरजेडी 75, जेडीयू 43, कांग्रेस 19, हम 4, सीपीआईएमएल 12, वीआईपी 4, सीपीआईएम 2। अब देखिए, मतलब ये कि 2020 में एनडीए को 125 सीट मिली और इंडिया गठबंधन 110 पर ही सिमट गया। अब देखिए, अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 2020 में बीजेपी को 19.46%, वहीं आरजेडी को 23.11%, जेडीयू को 15.39%, तो कांग्रेस को 9.48%। अब देखिए, गठबंधन वाइज अगर 2020 में वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए को 34.85%, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 32.59% लेफ्ट के बगैर। अब ये समझिए कि 2020 में चिराग पासवान एनडीए में नहीं थे उस वक्त। अगर चिराग साथ होते तो 2020 में एनडीए का वोट परसेंट कुछ और होता। तब क्या होता, देखिए उसमें 5.66% और जोड़ दीजिए 34.85% में, तो हो जाता है 40.51%। अब जरा 2024 के रिजल्ट को भी जान लेते हैं। तो 2024 में किस पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले? देखिए, आरजेडी को 22.14% और बीजेपी को 20.52%, वहीं कांग्रेस को 9.20%, जेडीयू को 18.52%, वहीं लेफ्ट को 5.17%, एलजेपी आरवी चिराग पासवान की पार्टी जिसको कि 6.43%। अब ये जान लीजिए कि 2024 में किस गठबंधन को कितने परसेंट वोट मिले। तो देखिए, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 36.51%, वहीं एनडीए को 45.47%। और देखिए, मांझी और कुशवाहा की पार्टी के वोट नहीं जोड़े गए हैं। मतलब ये कि 2024 में अगर बात करें
ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं परसेंटेज। देखिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन 36.51%, वहीं एनडीए के पास है 45.47% और यहाँ पर 8.96% अधिक वोट मिले एनडीए को इंडिया से अगर कंपेयर करें तो। यहाँ पर मांझी और कुशवाहा की पार्टी के वोट जोड़े बगैर आपको ये बता रहे हैं। ऐसे में देखिए अगर ये सारी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती हैं तो इनकी स्थिति जो है और भी ज्यादा मजबूत रह सकती है और यही वजह है कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के नेताओं को 225 सीट का टारगेट दिया गया है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो और अभी से ही टारगेट लेकर के एनडीए चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं, उन्हें वोट देते हैं जिनको आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं देते नीतीश कुमार। मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग माहौल खराब करने वाले लोग हैं। नफरत फैलाने वाले, दंगा फसाद कराने वाले, तलवार बांटने वाले लोग के साथ खड़े हैं तो क्या अपेक्षा की जाएगी? तो जैसा संगत है वैसा असर पड़ेगा। तो ओवैसी की पार्टी ने ललन सिंह के बयान को समाज को तोड़ने वाला बताया है। इस मुल्क के चलाने में टैक्स खून सबका शामिल है, इसलिए इस तरह की बात कहकर के उसने अलगाववाद की बात कही है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने ललन सिंह के बयान का समर्थन किया है। हमारे नेता ने कहा है, वो बात तो गलत नहीं कही, उन्होंने बात सही कही है कि मास लेवल पे मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, इसके बावजूद काम होता है। लोकसभा चुनाव के बाद सीतामढ़ी से जेडीयू से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी कहा था कि उन्हें ज्यादा मुसलमानों का वोट नहीं मिला है। तब भी इस मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई थी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ललन सिंह की मुस्लिमों पर टीस को आइए समझते हैं। देखिए 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई थी और माना गया था कि एनडीए को मुस्लिम वोट मिले। 2015 में भी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़े। 2015 में भी मुस्लिम समाज का वोट नीतीश कुमार को मिला। लेकिन दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने मोदी को भी छोड़ दिया। 2014 में नीतीश अकेले चुनाव लड़े लेकिन उनकी पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली, जबकि आरजेडी के सीटों की जो संख्या है वो बढ़ गई। तो नीतीश कुमार के समर्थकों का यह कहना है कि नीतीश ने ईमानदारी से काम किया, योजनाओं में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। नीतीश ऐसे सेक्युलर नेता हैं जो कि जालीदार टोपी पहनने से भी गुरेज नहीं करते, लेकिन जितना काम करते हैं उतना वोट मुस्लिम समाज का उनको नहीं मिलता है। तो जिस तरीके से ललन सिंह ने बयान दिया है उससे लग रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में माफियाओं के छक्के छुड़ाने वाले चर्चित आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन अब एक बार फिर से बिहार लौटने वाले हैं। कुंदन कृष्णन फिलहाल सीआईएसएफ में एडीजी के पद पर पोस्टेड हैं, जिनके बिहार कैडर में वापसी को लेकर के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। नीतीश कुमार के शासनकाल में 2005 से 2010 तक के 5 साल को कानून व्यवस्था के लिहाज से स्वर्णिम काल माना जाता है। ये वही समय था जब अपराधी पुलिस का नाम सुनते ही बिहार छोड़कर भाग जाते थे। जिन पुलिस अधिकारियों की बदौलत बिहार का माहौल बदला था उसमें से एक नाम आईपीएस कुंदन कृष्णन का भी है। बिहार के चर्चित पुलिस अधिकारियों में 1994 बैच के आईपीएस कुंदन कृष्णन का भी नाम शुमार है। कुंदन कृष्णन एक बार फिर बिहार लौटने वाले हैं। फिलहाल सीआईएसएफ में एडीजी के पद पर कार्य कर रहे हैं। कुंदन कृष्णन की बिहार कैडर में वापसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। नालंदा के रहने वाले कुंदन कृष्णन को बिहार में तुरंत एक्शन लेने वाले पुलिस अफसर के रूप में जाना जाता है। 2006 में बाहुबली नेता आनंद मोहन की गिरफ्तारी से लेकर छपरा जेल पर कैदियों के कब्जे को छुड़ाने के लिए AK-47 लेकर पहुंचने वाले केसी कुंदन की बहादुरी के किस्से तब खूब सुनने को मिलते थे। एक बार फिर बिहार पहुंचने के पहले ही कुंदन कृष्णन चर्चा में है। अब देखना होगा सीएम नीतीश कुमार उन्हें अब कौन सी जिम्मेदारी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।